दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज के एल एम एन में के एल जो है एन एम के समानांतर है। कह रहा है एक्स और वाई क्रमशः भुजाओं के एन और एल एम पर के एन और एल एम पर इस प्रकार स्थित है कि एक्स वाई के एल और एन एम समानांतर है। हाँ, कह रहा है कि यदि के एल जो है 12 सेंटीमीटर है और एन एम जो है 20 सेंटीमीटर है और के एक्स और एक्स एन का जो अनुपात है 2:3 है, तो एक्स वाई की लंबाई क्या होगी? एक्स वाई की लंबाई क्या होगी, यही तो पूछ रखोगे। हाँ, तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर एक्स वाई की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर एक्स वाई की लंबाई निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एक्स वाई की लंबाई निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहोगे? हाँ, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों, ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। मान लीजिए ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, दोस्तों इस समलंब चतुर्भुज का ये वाला जो शीर्ष है ये के है, ये वाला शीर्ष से हमारा एल है और ये वाला शीर्ष जो है एम है और ये वाला शीर्ष जो है एन है। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई आपत्ति है? होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। हमें यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो के एन है इस पर इस के एन जो भुजा है इस पर एक बिंदु स्थित है और एल एम जो भुजा है इस पर भी एक बिंदु स्थित है और ये बिंदु इस प्रकार स्थित है। ये जो दोस्तों के एन जो भुजा है इस पर एक बिंदु एक्स स्थित है और ये जो हमारा एल एम भुजा है इस पर एक बिंदु वाई स्थित है और ये दोनों बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये जो के एल एक्स वाई जो है दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर है। ये इस प्रकार स्थित है कि के एल जो है एक्स वाई जो है के एल और एल एम के समानांतर है। हाँ, तो जैसी आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई गई थी वैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ आकृति बनाने की कोशिश की है। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई थी वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज के एल एम एन में के एल जो है एन एम के समानांतर है। कह रहा है ये जो है ये इसके समानांतर है। हाँ, कह रहा है एक्स और वाई, कह रहा है एक्स और वाई जो है के एन और एल एम पर इस प्रकार स्थित है कि ये जो है इन दोनों के समानांतर है। कह रहा है केएल जो है, कह रहा है ये वाली जो भुजा है अगर 12 सेंटीमीटर है, कह रहा है ये जो केएल है ये 12 सेंटीमीटर है और एन एम जो है 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है एन एम जो है 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है और के एक्स और एक्सएन के एक्स और एक्सएन का जो अनुपात है, के एक्स और एक्सएन का जो अनुपात है, कह रहा है कि 2:3 है। 2:3 है। 2:3 है। तो एक्स वाई की लंबाई क्या होगी? एक्स वाई की लंबाई क्या होगी? मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर लंबाई की निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, ये जो हमारी एल एम है, एल एम भुजा देख रहे हैं? हाँ दोस्तों, एल एम भुजा के समानांतर मैंने के शीर्ष से एक रेखा खींची। दोस्तों एल एम भुजा के समानांतर, दोस्तों मैंने एल एम भुजा के समानांतर के शीर्ष से एक रेखा खींची। के शीर्ष से एक रेखा खींची है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पता नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों ये वाली भुजा थी इसके समानांतर थी, कहोगे हाँ। अगर मैंने इसके समानांतर ये वाली रेखा खींच दी है तो ये हमारा जो बना है ये एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो है इसके समानांतर, ये वाली जो है इसके समानांतर है, तो ये जो हमारा है ये एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब अगर ये वाली भुजा 12 है तो ये वाली भुजा भी 12 होगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर ये वाली भुजा हमारी 12 है दोस्तों, ये वाली भुजा हमारी क्या है? 12 है। तो इस पूरी भुजा की लंबाई क्या थी? कहोगे 20 थी। यहां से यहां तक की लंबाई क्या है? 12 है। तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी? कहोगे देखिए यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी हमारी 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ।
तो ये वाली जो भुजा है, इस भुजा के समानांतर है और इस भुजा के भी समानांतर है कहोगे हाँ। तो इस वाले त्रिभुज को देख रहे कहोगे हाँ। तो इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है, ये वाली जो रेखा है समानांतर है इसके, ना कहोगे हाँ। तो इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है हाँ। और जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब किसी त्रिभुज में इस भुजा के सम किसी जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का इस भुजा का इस भुजा का इस पूरी भुजा के साथ जो अनुपात होता है, वही अनुपात इस भुजा का इस भुजा के साथ होता है कहोगे हाँ। तो इस भुजा का इस पूरी भुजा के साथ अनुपात है क्या कहोगे, देखिए इस भुजा की लंबाई 2 यूनिट है और इस पूरी भुजा की लंबाई 5 यूनिट है। इस प्रकार देखें तो इस भुजा के साथ जो अनुपात है 2:5 का रिश्ता है। तो वही रिश्ता वास्तव में 2:5 का रिश्ता वास्तव में इस भुजा का इस भुजा के साथ भी होगा कहोगे हाँ। मतलब अगर इस खंड की लंबाई 2 यूनिट है, इस खंड की लंबाई क्या होगी कहोगे 5 यूनिट होगी हाँ। इस खंड की लंबाई अगर 2 यूनिट है, इस खंड की लंबाई क्या होगी कहोगे 5 यूनिट होगी हाँ। क्या होगी 5 यूनिट होगी हाँ। लेकिन दोस्तों इस खंड की लंबाई वास्तव में इस भुजा की लंबाई वास्तव में 5 यूनिट नहीं है, 8 यूनिट है कहोगे हाँ। मतलब 5 यूनिट बराबर है 8 के कहोगे हाँ। 5 यूनिट बराबर है 8 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, 1 यूनिट बराबर है 1.6 के। तो इस खंड की लंबाई क्या है, इस यहां से यहां तक की लंबाई क्या कहोगे, देखिए यहां से यहां तक की लंबाई जो है 2 यूनिट है। अगर 1 यूनिट जो है 1.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको करेगा कहोगे, 2 यूनिट वास्तव में 3.2 को करेगा, 3.2 को करेगा हाँ। मतलब ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये वास्तव में कुछ और नहीं 3.2 सेंटीमीटर है। क्या है 3.2 सेंटीमीटर है। आप मेरी बात से सहमत हो गया हाँ। हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मैंने ठीक है दोस्तों, हमसे तो इसकी लंबाई पूछी थी हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता चल गई है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर दोस्तों ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में समानांतर है कहोगे हाँ ठीक है। अगर दोस्तों इसकी लंबाई 12 है, तो इसकी भी लंबाई 12 होगी कहोगे हाँ। इस प्रकार देखें तो ये जो भुजा हमारी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर। क्या है 12 सेंटीमीटर। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3.2 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 है। पूरी लंबाई क्या होगी कहोगे, देखिए 12 प्लस 3.2 होगी, मतलब कहोगे मतलब 15.2 होगी। क्या होगी 15.2 होगी, 15.2 होगी। अब मतलब जो एक्स वाई है उसकी लंबाई कुल मिलाकर 15.2 सेंटीमीटर क्या होगी, 15.2 सेंटीमीटर। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं के समानांतर यदि किसी समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं के समानांतर एक रेखा खींची जाए, तो ऐसी स्थिति में असमानांतर भुजाओं के खंडों का अनुपात हमेशा बराबर होगा। अर्थात यदि किसी समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में समानांतर भुजाओं के समानांतर एक रेखा ईएफ खींची जाए, तो ऐसी स्थिति में एई और ईडी का जो अनुपात होगा, ऐसी स्थिति में एई और ईडी का जो अनुपात होगा, वही अनुपात बीएफ का एफसी खंड के साथ होगा। यही कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है ठीक है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वास्तव में डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है ठीक है। आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, आइए मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो सबसे पहले मैंने एक आकृति सबसे पहले मैंने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। सबसे पहले मैंने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया और इस समलंब चतुर्भुज में ये वाला जो शीर्ष मान लीजिए ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है और ये वाला शीर्ष डी है ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया, इन दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर एक रेखा मैंने खींच ली ऐसे, एक रेखा मैंने खींच ली ऐसे। और ये जो रेखा है एडी को जहां पर काट रही है उसका नाम ई है और बीसी को जहां पर काट रही है उसका नाम एफ है ठीक है। अगर तो इस समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं के समानांतर भुजाएं AB और CD के समानांतर मैंने एक रेखा EF खींची है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस खंड के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस खंड के साथ होगा। अगर तो इस समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाएं AB और CD के समानांतर एक रेखा मैंने EF खींची है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों AE खंड का ED खंड के साथ जो अनुपात होगा, AE खंड का ED खंड के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात दोस्तों BF खंड का FC खंड के साथ होगा।
तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है? तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में समानांतर भुजाएं एबी और सीडी के समानांतर एक रेखा ईएफ खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एई खंड का ईडी खंड के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात बीएफ खंड का एफसी खंड के साथ होता है। ठीक है? तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लेकिन ये चीज ना निकल कर कहां से आया, आइए हम इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाएं एबी और सीडी के समानांतर एक रेखा हम ईएफ खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात इस खंड के साथ होता है, यही हमें प्रूव करना है। तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, आइए हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूव करने के लिए मैंने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी। आपको कोई आपत्ति है, कोई बनी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस समलंब चतुर्भुज में ए बी जो है सीडी के मान लीजिए समानांतर है, ए बी और सी डी जो भुजाएं हैं वो आपस में समानांतर है। मैंने इन दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर एक रेखा ईएफ खींची। आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं। अब दोस्तों मैंने क्या किया अब दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो हमारा डीए है मैंने इसे आगे बढ़ा दिया। जो ये डीए दिख रहा है आपको, भुजा दिख रहा है, डीए भुजा दिख रहा है, इसे मैंने आगे बढ़ा दिया। और ये जो सीबी भुजा दिख रहा है, इसे भी मैंने आगे ऐसे बढ़ा दिया। सीबी जो भुजा दिख रहा है इसे भी मैंने आगे ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है? आपको कोई आपत्ति कहो नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं मान लीजिए, अच्छा इसका नाम दे दें कहोगे, हाँ दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम ई है, हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब। ठीक है? मान लीजिए इसका नाम ई है। ठीक है ना, पी रख लेते हैं, इसका नाम पी है। ठीक है? तो यहां से यहां तक कुछ लंबाई होगी, कभी हाँ मान लीजिए इसकी लंबाई जो है एक्स है, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, एक्स। ठीक है? मान लीजिए तो एई खंड की जो लंबाई है वाई है, एई खंड की जो लंबाई है वाई है। कोई दिक्कत है, तो नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए ईडी खंड की जो लंबाई है वो जेड है। क्या है, जेड है। ईडी खंड की जो लंबाई है जेड है। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति है, कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम आगे करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप ए ई एफ त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ ए ई एफ त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों आप ए ई एफ त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ ए ई एफ त्रिभुज को हम देख रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए और सही कर देते। दोस्तों आप पी ई एफ त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ पी ई एफ त्रिभुज को देख रहे हैं, पी ई एफ त्रिभुज को देख रहे हैं। तो पी दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि हमने ये वाली जो रेखा खींची है इन दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर खींची है, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये वाली जो भुजा होगी इसके समानांतर, ये दोनों भुजाएं भी आपस में समानांतर होंगी, कहोगे। तो पी ई एफ त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ पी ई एफ त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों पी ई एफ त्रिभुज में ई एफ के समानांतर एक रेखा हमारी ए बी खींची गई है। हाँ, अगर दोस्तों पी एफ के समानांतर ई एफ के भुजा के समानांतर, अगर दोस्तों पी ई एफ त्रिभुज में ई एफ भुजा के समानांतर एक रेखा एक रेखा ए बी खींची गई है ई एफ भुजा के समानांतर, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस पूरे खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों अगर पी ई एफ त्रिभुज में पी ई एफ त्रिभुज में ई एफ भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी ए बी खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस खंड के साथ होगा। अगर तो इस खंड के साथ जो अनुपात है एक्स वाई का रिश्ता है, एक्स अनुपात वाई का रिश्ता है, तो इस खंड के साथ भी एक्स अनुपात वाई का ही रिश्ता होगा, एक्स अनुपात वाई का ही रिश्ता होगा। ठीक है? आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, कहोगे हाँ हमें आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है? हमें आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है, मतलब अब और आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये निशान उशान छोड़ दीजिए, निशान से पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? अब दोस्तों इसमें आ जाइए। दोस्तों आप पीडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ दोस्तों पीडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं। मैंने कहा कि पीडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ पीडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं। तो पीडीसी त्रिभुज में आप पीडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ पीडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं। तो पीडीसी त्रिभुज में
ये जो पीडीसी त्रिभुज में सीडी भुजा के समानांतर एक रेखा ईएफ खींची गई है, क्योंकि ये दोनों भी तो ये तीनों आपस में समानांतर ही है, तो हाँ समानांतर है। अगर ये तीनों आपस में समानांतर है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों भी आपस में समानांतर होंगे, तो हाँ ठीक है। अब तो पीडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, तो हाँ तो पीडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, तो पीडीसी त्रिभुज में डीसी भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी ईएफ खींची गई है। अगर तो पीडीसी त्रिभुज में डीसी भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी ईएफ खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस पूरे खंड का इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों इस पूरे खंड का इस खंड के साथ इस पूरे खंड का इस खंड के साथ होगा। अगर दोस्तों पीडीसी त्रिभुज में डीसी भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी ईएफ खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस खंड के साथ होगा। इस खंड के साथ अनुपात है क्या होगा, देखिए इस खंड की लंबाई जो है x प्लस वाई है और इस खंड की लंबाई z है। इस प्रकार देखें तो इस खंड के साथ जो अनुपात है वो x प्लस वाई अपॉन z का रिश्ता है। हम ना अगर तो इस खंड के साथ जो रिश्ता है रिश्ता हमारा x प्लस वाई अपॉन z का है, तो यही रिश्ता वास्तव में इस खंड के साथ होगा। हाँ मतलब इस खंड की लंबाई के साथ जो अनुपात होगा x प्लस वाई अपॉन जेड का होगा। मतलब अगर x प्लस वाई की वैल्यू जो है पीएफ की वैल्यू जो है x प्लस वाई है, तो एफ सी की वैल्यू क्या होगी, एफ सी की वैल्यू जेड होगी। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ सारी चीजें क्लियर है, ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ पर गौरपूर्वक देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर गौरपूर्वक देखिए, ए बी सी डी क्या था, एक समलंब चतुर्भुज था, और इस समलंब चतुर्भुज में ए बी जो थी वो डीसी के समानांतर ही थी। तो यहाँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समलंब चतुर्भुज में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी सी डी हमारा एक समलंब चतुर्भुज था, और इस समलंब चतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर थी। तो और इन दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर हमने एक रेखा ये खींची थी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस खंड के साथ जो अनुपात है वही अनुपात इस खंड के साथ भी होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज में इन दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर हमने जब एक रेखा खींची थी, ये वाली रेखा खींची है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस खंड के साथ जो अनुपात है एई खंड का ईडी खंड के साथ जो अनुपात है वही अनुपात दोस्तों बीएफ खंड का एफसी खंड के साथ भी एक होगा। यहाँ यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में समानांतर भुजाएं एबी और डीसी के समानांतर एक रेखा हम ईएफ खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में एई खंड का ईडी खंड के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात बीएफ खंड का एफसी खंड के साथ होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे आइए हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी ई एफ और सी डी समानांतर है। हाँ कह रहा है एई और ईडी का जो अनुपात है, वो 4:7 है। कह रहा है बीएफ की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि तो बताइए बीसी की कुल लंबाई क्या होगी, तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसी आकृति सबसे पहले बनाकर दिखाई गई है वैसी आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसी आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। और ये वाला इस आकृति का ये वाला जो शीर्ष है ये ए है, ये वाला शीर्ष हमारा बी है, और ये वाला शीर्ष हमारा सी है, और ये वाला शीर्ष हमारा डी है, ठीक है। दोस्तों ये जो हमारा एडी है इसकी भुजा पर एक बिंदु है ई, ठीक है, और इस बीसी भुजा पर एक बिंदु हमारा एफ है, और इन दोनों को मिलाया गया है। तो ठीक है, जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति बना ली है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में ये जो ए बी है और ई एफ है और सी डी डी सी, ठीक है। यहाँ पर डीसी कर लीजिए, मैं थोड़ा यहाँ पर एक मिनट लीजिए। डीसी, ठीक है। कह रहा है ए बी जो है, ई एफ जो है और डीसी जो है एक दूसरे के समानांतर। कह रहा है एई और ईडी का अगर अनुपात 4:7 है। कह रहा है एई हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी
ए बी और ई एफ और सी डी डी सी क्या है, समानांतर है। कह रहा है ए ई और ई डी का जो अनुपात है वो 4:7 है, 4:7 हो गया। कह रहा है यदि बी एफ की लंबाई, कह रहा है यदि बी एफ भुजा की लंबाई, कह रहा है ये वाली जो बी एफ है इसकी भुजा की लंबाई अगर 12 है तो बी सी की कुल लंबाई क्या होगी, इस पूरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि यदि किसी दोस्तों अगर मैं इस भुजा को गायब कर देता हूँ, इस भुजा को गायब कर देता हूँ तो आपको दिख रहा है कि एक समलम चतुर्भुज की तरह ये दिख रहा है। तो यहाँ ए बी सी डी जो है एक समलम चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके पता है कि जब किसी समलम चतुर्भुज की तरह, दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि जब किसी समलम चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं के समानांतर एक रेखा हम खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस खंड के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात इस खंड का इस खंड के साथ होता है। तो वही अनुपात इस खंड का इस खंड के साथ होता है। अगर तो इस खंड का इस खंड के साथ अनुपात 4:7 का रिश्ता है तो यही अनुपात वास्तव में, यही रिश्ता वास्तव में इस खंड का इस खंड के साथ भी होगा। तो मतलब इस खंड के साथ भी का अनुपात जो है वो भी 4:7 ही होगा। मतलब इस खंड के साथ जो अनुपात है वो भी 4:7 होगा। मतलब अगर इस खंड की लंबाई 4 यूनिट है तो इस खंड की लंबाई जो है 7 यूनिट होगी। हो गया तो इस खंड की लंबाई 4 यूनिट नहीं है, 12 सेंटीमीटर है। मतलब 4 यूनिट बराबर 4 यूनिट बराबर है 12 सेंटीमीटर के। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए बीसी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो 4 यूनिट जो है 12 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 यूनिट जो है, एक मिनट रुकिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 4 यूनिट जो है दोस्तों 12 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट किसको करेगा, तो देखिए एक यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर को करेगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बीसी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो बीसी भुजा की लंबाई कितनी है, तो देखिए इस भुजा की लंबाई 4 यूनिट है और इस खंड की लंबाई 4 यूनिट है और इस खंड की लंबाई 7 यूनिट है। तो इस प्रकार देखें तो बीसी की लंबाई 11 यूनिट है। तो एक यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 11 यूनिट किसको करेगा, तो 11 यूनिट वास्तव में 33 सेंटीमीटर को करेगा। 33 सेंटीमीटर को करेगा। हाँ मतलब अगर देखा जाए तो बीसी भुजा की जो लंबाई है, बीसी भुजा की जो लंबाई है वो 33 सेंटीमीटर है। क्या है, 33 सेंटीमीटर है। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि यदि किसी समलम चतुर्भुज की दोनों तिरछी भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक सीधी रेखा खींची जाए। ठीक है, कह रहा है यदि किसी समलम चतुर्भुज की दोनों तिरछी भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाकर एक सीधी रेखा खींची जाए तो उस बीच वाली रेखा तो तो उस बीच वाली रेखा वो बीच वाली रेखा तो बीच वाली रेखा, एक मिनट रुकिए यहाँ पर मैं कुछ हटा देता हूँ। ठीक है, तो बीच वाली रेखा दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर होगी। कह रहा है कि यदि किसी समलम चतुर्भुज की दोनों तिरछी भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाकर एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच वाली रेखा दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर होगी और उस रेखा की लंबाई दोनों समानांतर भुजाओं के जोड़ की आधी होगी। अर्थात यदि किसी समलम चतुर्भुज ए बी सी डी में तिरछी रेखाओं ए डी और बी सी के मध्य बिंदु ई और एफ है तो ऐसी स्थिति में ए बी जो होगा ए बी ए बी ए बी जो होगा ए बी ई एफ और डी सी एक दूसरे के समानांतर होंगे और ई एफ की जो भुजा की लंबाई जो होगी वो ए बी प्लस डी सी अपॉन 2 के बराबर होगी। मतलब दोनों जो समानांतर भुजाएं हैं उनके जोड़ के आधे के बराबर होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो समझाने के लिए सबसे पहले मैंने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। मान लीजिए हमारा ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है और इस समलंब चतुर्भुज में ए बी जो भुजा है सी डी डी सी भुजा के समानांतर है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, ए बी भुजा जो हमारी असमानांतर भुजा थी ए डी और बी सी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ए डी जो हमारी असमानांतर भुजा है उसका मध्य बिंदु ये है और बी सी जो हमारी असमानांतर भुजा है उसका मध्य बिंदु ये है। मैंने इन दोनों मध्य बिंदुओं को दोस्तों मान लीजिए ए डी और बी सी जो हमारी असमानांतर भुजाएं हैं उनका मध्य बिंदु ई और एफ है। मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इन दोनों असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला देता हूं तो ऐसी स्थिति में ये जो रेखा होगी, ये जो हमारी ई एफ रेखा होगी, ये ए बी भुजा के समानांतर होगी। क्या होगी, ए बी भुजा के समानांतर होगी, और सी डी भुजा डी सी भुजा के भी समानांतर होगी। अगर तो इस समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में मैं असमानांतर भुजाओं ए डी और बी सी के मध्य बिंदु ई और एफ को एक रेखा के द्वारा मिला देता हूं तो ऐसी स्थिति में ये जो रेखा होगी हमारी ई एफ, ये ए बी भुजा और डी सी भुजा के समानांतर होगी और साथ में ई एफ भुजा की जो लंबाई होगी इन दोनों समानांतर भुजाओं के जोड़ की आधे के बराबर होगी।
इन दोनों समानांतर भुजाओं के जोड़ के आधे के बराबर होगी। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की दोनों तिरछी भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाकर मिलाकर एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच वाली जो रेखा होती है दोनों दोनों समानांतर रेखाओं के समानांतर होगी। ठीक है। और उस रेखा की जो लंबाई होगी समानांतर भुजाओं के जोड़ के आधे के बराबर होगी। अर्थात यदि किसी समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में तिरछी रेखा एडी और बीसी के मध्य बिंदु ई और एफ है तो ऐसी स्थिति में ये जो ई एफ भुजा होगी हमारी एबी और डीसी के समानांतर होगी और इसकी जो लंबाई होगी इन दोनों के जोड़ के आधे के बराबर होगी। ठीक है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और यहीं से एक कॉन्सेप्ट और निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये बातें तो आपको हमेशा कंफर्म हो, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम समलंब चतुर्भुज के असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला रहे हैं तो वो जो रेखा होगी दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर होगी और साथ में उस भुजा की लंबाई जो होगी दोनों समानांतर भुजाओं के जोड़ के आधे के बराबर होगी। ठीक है। मतलब ये भुजा की जो लंबाई होगी एबी और बीसी के जोड़ के आधे के बराबर होगी। ठीक है। अब मैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर तो मैं यहाँ पर AB प्लस DC के योग निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा देखिए जब आप AB प्लस DC का योग निकालोगे AB और DC का अगर योग निकालना है AB और DC का जोड़ निकालना है तो आपको 2 को इधर भेजना पड़ेगा। जब मैं भेजूंगा तो क्या होगा देखिए अगर हम भेजते हैं तो 2EF आएगा। AB प्लस DC बराबर आएगा 2EF। तो यही से एक कॉन्सेप्ट और बनेगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पर एक बात और देख रहे हैं कि जब हम इन दोनों समानांतर भुजाओं के जब हम इन दोनों समानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों समानांतर भुजाओं का योग जो है इस भुजा के दुगने के बराबर है हो गया दुगने के बराबर है। हाँ तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट और निकल जाता है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज में हम समानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों समानांतर भुजाओं का योग जो होगा उस उस रेखा की लंबाई के दुगने के बराबर होगा। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। तो ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहली कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज में हम समानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला रहे हैं तो वो रेखा जो होगी दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर होगी और साथ में उस रेखा की जो लंबाई होगी समानांतर भुजाओं के आधे के बराबर होगी। और ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि और दोनों समानांतर भुजाओं का योग जो होगा बीच वाली रेखा की लंबाई के दुगने के बराबर होगी। ठीक है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखना है। अगर दोनों चीजें ध्यान रहती हैं तो आप बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि एक सब चतुर्भुज ABCD में AB जो है DC के समानांतर है। कह रहा है AB और DC के AB जो है DC के समानांतर है। कह रहा है कि और दोनों समानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु E और F है। कह रहा है यदि EF जो है 14 सेंटीमीटर है CD जो है 15 सेंटीमीटर है तो भुजा AB की लंबाई क्या होगी। हाँ। तो सबसे पहले मैं जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई वैसी ही मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई वैसी आकृति में बना लेता हूँ। ठीक है। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश की। दोस्तों ये हमारा एक चतुर्भुज है ABCD। इस चतुर्भुज ABCD में AB जो है CD के DC भुजा के समानांतर है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है तो ABCD जो चतुर्भुज है वो कुछ और नहीं एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है। आगे कह रहा है कि ये जो दोनों इस चतुर्भुज की जो दोनों असमानांतर भुजा है AC AD और BC कह रहा है इन दोनों का मध्य बिंदु EF है। ठीक है। EF है। ठीक है। कह रहा है EF की जो लंबाई है कह रहा है ये जो हमारी EF ठीक है। कह रहा है जो समानांतर भुजाएं हैं AD और BC इनका मध्य बिंदु E और F इन दोनों को एक रेखा के द्वारा मिला दिया है। आगे कह रहा है कि EF जो है हमारी भुजा है EF जो भुजा है उसकी लंबाई हमारी 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है CD जो है ये जो हमारी DC भुजा है जो हमारी CD है या DC है इसकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। क्या है 15 सेंटीमीटर। हाँ 15 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना। कह रहा है भुजा AB की लंबाई बताइए। इसकी लंबाई पूछ रहा है।
दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि जब किसी समलंब चित्र एबीसीडी हमारा क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। और आपको चित्र ये बताया कि जब किसी समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो वो रेखा जो होती है दोनों समानांतर भुजाओं के समानांतर होती है। और साथ में आपको ये भी बात बताया कि दोनों समानांतर भुजाओं का योग जो होता है, दोनों समानांतर भुजाओं का योग जो होता है बीच वाली रेखा की लंबाई के दुगने के बराबर होता है। बीच वाली रेखा की लंबाई का दुगना कितना होगा? तो देखिए बीच वाली रेखा हमारी 14 है तो इसका दुगना जो होगा 28, मतलब दोनों समानांतर भुजाओं का योग जो होगा वास्तव में 28 होगा। और यहाँ तो दोनों समानांतर भुजाओं का योग क्या है? 28 है। और इस 28 में से देखा जाए तो इस जो सीडी भुजा है या डीसी भुजा है इसकी लंबाई 15 है। हाँ, तो हमारी एबी जो भुजा होगी उसकी लंबाई क्या होगी? तो उसकी लंबाई वास्तव में 13 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 13 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपसे आपको ये और ये वाली देकर ये वाली पूछता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपसे उल्टा निकलवा लिया है जिससे दोनों चीजें आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है को नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम और आगे आइए बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो वो देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में आर क्यू जो है टी एस के समानांतर है। आर क्यू जो है टी एस के समानांतर है। और कह रहा है आर एस जो है टी एम के समानांतर है। कह रहा है कि जहां एस एस जो है एस एम जो है पी क्यू पर स्थित है। ठीक है, और टी जो है पी आर पर स्थित है। हाँ, कह रहा है पी एस और एस क्यू का जो अनुपात है वो 2:3 है। कह रहा है तो एम एस और एस क्यू का अनुपात क्या होगा? एम एस और एस क्यू का अनुपात क्या होगा, मतलब मान क्या होगा? तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसी आकृति आपके सामने, एक मिनट रुकिए। दोस्तों मैंने आपके सामने त्रिभुज तो बना लिया है, तो मान लीजिए ये वाला जो त्रिभुज, इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष जो है P है और ये वाला शीर्ष जो है Q है और ये वाला शीर्ष है R। ठीक है, R है। दोस्तों इस पी की भुजा पर दो बिंदु स्थित है, एक M स्थित है और एक S स्थित है। और इस भुजा पर एक बिंदु हमारा T स्थित है। क्या स्थित है? T स्थित है। ये जो हमारा पी आर भुजा इस पर एक बिंदु T स्थित है। ठीक है, तो आर शीर्ष को एस बिंदु से मिलाया गया। ठीक है, मिला। ठीक है, इसी प्रकार तो टी बिंदु को एम बिंदु से मिलाया गया, टी बिंदु को एम बिंदु से भी मिलाया गया। टी बिंदु एम बिंदु से भी मिलाया गया। तो मैंने मिला दिया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसी मैंने आकृति बना दी है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में आर क्यू जो कहा गया, आर क्यू जो है टी एस के, एक मिनट, आर क्यू जो है, एक मिनट, ये जो टी एस है, टी बिंदु है और एस बिंदु है, इससे भी मिलाया गया है। टी बिंदु जो है और एस बिंदु जो है इससे भी मिलाया गया है। मैं मिला देता हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है कह रहा है कि इसमें आर क्यू जो है टी एस के समानांतर है, मतलब ये वाली जो भुजा है इसके समानांतर है। कह रहा है आर एस जो है टी एम के समानांतर है। कह रहा है ये जो आर एस है ये टी एम के समानांतर है। कह रहा है कि जहां पर एस और एम जो है पी क्यू पर स्थित है और टी जो है पी आर पर स्थित है। कह रहा है पी एस और एस क्यू का जो अनुपात है, पी एस और एस क्यू का जो अनुपात है 2:3 है। और यहाँ कह रहा है कि एम एस और एस क्यू का अनुपात क्या होगा? हाँ, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पीएस और एसक्यू का अनुपात क्या दिया गया है? तो 2:3 दिया गया है। इसका मतलब यही है कि यदि पीएस भुजा की लंबाई जो है 2 यूनिट है, तो एसक्यू भुजा की लंबाई जो है वास्तव में 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। ठीक है, यही तो दिया है। तो पीएस और एसक्यू भुजा का अनुपात हमें क्या दिया गया है? 2:3 दिया गया है। अब हम यहाँ पर चीजों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब चीजों को हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप पी क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ। तो पी क्यू आर त्रिभुज में आर क्यू भुजा के समानांतर एक भुजा हमारी टीएस की गई है। हाँ। और जब किसी त्रिभुज पी क्यू आर में हम आर क्यू भुजा के समानांतर एक रेखा समानांतर टीएस खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पीएस खंड का एस क्यू खंड के साथ जो अनुपात होता है, पीएस खंड का एस क्यू खंड के साथ जो अनुपात होता है, वही अनुपात पीटी खंड का टीआर खंड के साथ होता है। अगर दोस्तों पीएस खंड का एस क्यू खंड के साथ जो अनुपात है वो 2:3 है, तो यही अनुपात वास्तव में पीटी खंड का टीआर खंड के साथ होगा हो गया। मतलब पीटी खंड की लंबाई अगर 2 यूनिट है, तो टीआर खंड की लंबाई 3 यूनिट होगी। हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आप पी आर एस त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ दोस्तों, पी आर एस त्रिभुज में दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि ये जो आर एस है ये टीएम के समानांतर है। हो अब दोस्तों पी आर एस त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ दोस्तों, पी आर एस त्रिभुज में आर एस के समानांतर एक रेखा हमारी टीएम खींची गई है। और जब किसी त्रिभुज पी एस आर त्रिभुज में जब किसी पी एस आर त्रिभुज में एस आर भुजा के समानांतर हम एक रेखा एमटी खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस खंड के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात इस खंड के साथ होता है। तो इस खंड के साथ अनुपात है कितना? होगा 2:3 का रिश्ता है। तो यही रिश्ता वास्तव में इस खंड के साथ होगा। मतलब अगर इस खंड की लंबाई 2 यूनिट है, तो इस खंड की लंबाई जो है 3 यूनिट है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो नहीं। तो हमसे पूछा था एम एस और एस क्यू की लंबाई का अनुपात पूछा था। हाँ, ठीक है, हमसे पूछा था एम एस और एस क्यू की लंबाई का अनुपात पूछा था। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, पीएस भुजा की लंबाई अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ 2 यूनिट और 3 यूनिट के हिसाब से देखता हूँ, तो पीएस भुजा की लंबाई क्या होगा? 5 यूनिट है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो पीएस भुजा की लंबाई क्या है? 2 यूनिट है। हाँ, मतलब 5 यूनिट बराबर है 2 के। हाँ, 5 यूनिट बराबर है 2। 5 यूनिट बराबर है 2। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट जो होगा बराबर 2/5 की। 2/5 की। हाँ। तो पीएस भुजा एम एस भुजा की लंबाई क्या है? 3 यूनिट है। अगर तो 1 यूनिट जो है 2/5 के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 3 यूनिट वास्तव में इतने के बराबर होगा। मतलब एम एस भुजा की लंबाई जो है वास्तव में ये है। हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा था एम एस और एस क्यू का अनुपात क्या होगा? एम एस की लंबाई कितनी है? इतनी है। और एस क्यू की लंबाई क्या है? 3 यूनिट है। ठीक है, दोनों की लंबाई का अनुपात क्या होगा? देखिए, अगर दोनों की लंबाई का अनुपात निकालना है तो हमें दोनों की लंबाई लिखकर किसी एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा और सबसे न्यूनतम रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो मैंने एम एस की लंबाई लिखा और एस क्यू की लंबाई लिखा और दोनों को एक नंबर से डिवाइड कर दिया, जिससे डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड अगर करता हूँ तो डिवाइड करने पर हमें सबसे न्यूनतम रूप जो प्राप्त होगा, वो 2:5 प्राप्त होगा। 5 होगा। मतलब हो गया, मतलब एम एस और एस क्यू का जो अनुपात है वो 2:5 है। क्या है? 2:5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइएगा। अगर नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में पीक्यू कह रहा है कि दी गई आकृति में पीक्यू जो है पीक्यू ए बी और आर एस प्रत्येक पीएस पर लंब है। हाँ, कह रहा है कि प्रत्येक पीएस पर लंब है। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि पीक्यू जो है ए सेंटीमीटर है, एस आर जो है 20 सेंटीमीटर है और ए बी जो है 30 सेंटीमीटर है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, पता करने के लिए इनमें से कौन सा कथन सही होगा, तो सबसे पता करने के लिए इनमें से कि कौन सा कथन सही होगा, इसके लिए सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ।
एक मिनट रुक जाइए। जैसी आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ आकृति बनाने की कोशिश की। जैसी आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या है। ठीक है, अच्छा नामकरण कर देते हैं। तो ये वाला जो शीर्ष है ये पी है, और ये वाला जो हमारा, अच्छा यहाँ से एक रेखा जहाँ पर दोनों ये वाली रेखा और ये वाली रेखा प्रतिच्छेद करेंगे उसका नाम हमारा डी है। यहाँ से तो मैंने एक बी शीर्ष से एक रेखा खींच ली है यहाँ पर, जहाँ पर उसका नाम है, और इसका नाम हमारा एस है, इसका नाम हमारा आर है, इसका नाम हमारा आर है, इसका नाम हमारा। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में एक मिनट और रुक जाइए। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में ये जो पी क्यू है और ए बी है और हमारा पी आर एस है, आ गया आर एस है। प्रत्येक जो है एक मिनट रुकिए, एक मिनट मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, चूप ही कर देता हूँ। चूपी हो गया, बी हो गया, बी हो गया और आर एस। ठीक, अब पढ़िए। कह रहा है कि दी गई आकृति में ये जो क्यूपी है और बी ए है और आर एस जो है ये पी एस पर लंब है। हाँ लंब है। कह रहा है यदि पी क्यू बराबर जो है ए सेंटीमीटर है, कह रहा है ये जो भुजा हमारी ए सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। कह रहा है एस आर जो है, ये जो हमारी एस आर भुजा है या आर एस भुजा है, कह रहा है ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। और जो ये हमारा ए बी है या बी ए है, इसकी लंबाई अगर सी सेंटीमीटर है, तब बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। यही तो पूछ रहे तो हम, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा क्यूपी है या क्यूपी है, बी ए है और आर एस है, ये तीनों क्या है, इस भुजा पर पीएस भुजा पर, इस पीएस भुजा पर क्या है, लंब है। हाँ अगर तो ये तीनों लंब है, तो ये ऐसी स्थिति में ये तीनों क्या होंगे, आपस में समानांतर भी होंगे। अगर तो तीनों ये जो है इस भुजा पर लंब है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो ये बात तो क्लियर होगा कि भैया ये जो क्यूपी है और बी ए है और आर एस है, ये तीनों एक दूसरे के समानांतर है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आप पी एस क्यू त्रिभुज देख रहे होंगे, हाँ पी क्यू एस या पी एस त्रिभुज देख रहे होंगे, हाँ तो पी क्यू एस त्रिभुज में ये वाली भुजा जो है इस भुजा के समानांतर है। हाँ अब दोस्तों हम यहाँ पर नियम लगाते हैं, तो पी क्यू एस त्रिभुज में इस पी क्यू भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी ए बी खींची गई है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों पी क्यू भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी ए बी खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों इस खंड के साथ होगा। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों इस पी क्यू भुजा के समानांतर इस ये वाली रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस खंड के साथ होगा। कहोगे हाँ, इस भुजा के साथ अनुपात है कितना, कहोगे है इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो सी अनुपात ए का रिश्ता है। तो यही रिश्ता वास्तव में इस भुजा का इस पूरी भुजा के साथ होगा। कहोगे हाँ, मतलब अगर इस भुजा की लंबाई जो है सी यूनिट है, तो इस पूरी भुजा की लंबाई जो है ए यूनिट होगी। आप मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सी यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, तो ए माइनस सी यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, ए माइनस सी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत होंगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। अब दोस्तों आप पी एस आर या पी आर एस त्रिभुज को देख रहे होंगे, हाँ तो पी आर एस त्रिभुज को देख रहे होंगे, हाँ तो ये वाली भुजा जो है इस भुजा के समानांतर है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है। कहोगे हाँ, ये बात आपको पता है। तो पी आर एस त्रिभुज में आर एस भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी ए बी खींची गई है या बी ए खींची गई है।
अगर दोस्तों आर एस भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी पी ए खींची गई है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस खंड के साथ जो अनुपात होगा इस खंड का ऐसी स्थिति में दोस्तों इस खंड का इस पूरे खंड के साथ जो अनुपात होगा इस खंड का इस पूरे खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस खंड का इस खंड के साथ होगा। तो इस खंड का इस पूरी खंड के साथ अनुपात है कितना है, देखिए इस खंड की लंबाई a माइनस सी है और इस पूरे खंड की लंबाई जो है a माइनस ए है। इस प्रकार देखा है तो इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ जो अनुपात है वो a माइनस सी अनुपात a का रिश्ता है। तो यही रिश्ता दोस्तों इस खंड का इस भुजा के साथ भी होगा। इस भुजा के साथ रिश्ता है कितना, इस भुजा के साथ अनुपात है कितना होगा, सी अनुपात b का रिश्ता है। तो जो रिश्ता इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ है वही रिश्ता वास्तव में इस खंड का इस भुजा के साथ होगा। तो यहाँ दोस्तों जो अनुपात इस खंड का इस खंड के साथ है वही अनुपात इस खंड का इस खंड के साथ होगा। तो यहाँ मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, मैंने बराबर का साइन। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो आया ए बी, हाँ ए बी आया माइनस बी सी आया और बराबर की क्या आया, कहोगे ए सी आया। ठीक है, ए सी आया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ बी सी इधर गया, इस बी सी को मैंने इधर भेज दिया तो इधर बचा हमारा ए बी, इधर बचा ए बी और इधर जाएगा ए सी प्लस बी सी हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। कहोगे हाँ मैंने यहाँ से क्या किया, ए बी सी से भाग दे दिया। अगर मैं भाग देता हूं तो यहाँ पर आएगा मुझे ए अपॉन बी प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा 1 अपॉन ए, यहाँ से प्राप्त होगा मुझे 1 अपॉन बी और बराबर के इधर आएगा 1 अपॉन सी। इस प्रकार देखा जाए तो अगर ये वाली भुजा हमारी ए, ये तीनों अगर इस पर लंब है और ये वाली भुजा हमारी ए है, ये वाली भुजा हमारी सी है और ये वाली भुजा बी है, तो ऐसी में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी जो होगा 1 अपॉन सी के बराबर होगा। 1 अपॉन ए जो होगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी जो होगा 1 अपॉन सी के बराबर होगा। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन के माध्यम से हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, कि जब भी इस प्रकार की आकृति मिले और इस आकृति में तीन समानांतर, जब भी इस प्रकार की आकृति मिले और जब भी इस प्रकार की आकृति में मिले तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी दोस्तों इस प्रकार की आकृति मिले और इसकी लंबाई a यूनिट है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो ऐसी स्थिति में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी का जो योग होगा 1 अपॉन सी के बराबर होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार की आकृति मिले और इस प्रकार की आकृति में इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है और इसकी लंबाई c है, तो ऐसी स्थिति में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी जो होगा 1 अपॉन सी के बराबर होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है। अब आइए दोस्तों इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ये सब आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा उसके लिए आपको तेजी से आप जो बता रहा हूँ मेथड, वही मेथड प्रयोग करके आप तेजी से निकाल सकते हैं। कह रहा है कि दिए गए आकृति में पी क्यू जो है, ए बी जो है और मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है। क्यूपी हो गया, बी हो गया आर एस। ठीक है, अब हम यहाँ पर चीजें कर लेते हैं। तरह दिए गए आकृति में क्यूपी जो है, बी ए जो है और आर एस जो है समानांतर है तीनों को। यहाँ कह रहा है ए बी जो है 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है 20 सेंटीमीटर है, तब आर एस की लंबाई क्या होगी। हाँ यही तो पूछ रहा है। हाँ हमसे आर एस भुजा की लंबाई पूछ रहा है, हमसे आर एस की लंबाई पूछ रहा है। तो आइए हम आर एस भुजा की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी मैंने आकृति बना। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये जो ज्यामितीय आकृति दी गई है, इसमें ये जो क्यूपी है और ये जो हमारा बी ए है, और ये जो हमारा आर एस है, ये तीनों समानांतर है। तो कह रहा है ए बी भुजा की जो लंबाई है, ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि पी क्यू भुजा की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी लंबाई बताइए। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब किसी इस प्रकार की आकृति दी जाए और इस प्रकार की आकृति में ये तीनों समानांतर हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 1 अपॉन जो पी क्यू होगा, 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1 अपॉन आर एस
1/RS बराबर होगा 1/12। अभी को दोस्तों आपने पढ़ा है कि जब भी इस प्रकार की आकृति आपको सामने दी जाती है और उस आकृति में ये वाली और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समानांतर होती है, तो ऐसी स्थिति में 1/PQ प्लस 1/RS प्लस 1/QP प्लस 1/RS बराबर होता है 1/BA के। हाँ भैया, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं सोल्व करना चाहता हूँ तो ये चीज मैं उठा के इधर फेंकूंगा, कभी हाँ ये चीज आपको उठा के फेंकोगे तो 1/RS बराबर क्या आएगा, 1/RS बराबर आएगा 1/12 माइनस 1/12 माइनस 1/20। हाँ भैया, दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आएगा 60 कहोगे हाँ। 12 पंचे 60 होता है, 20 तिया 60 होता है और 5 में से हम 3 घटाएंगे 2 आएगा। हाँ हाँ 2 आएगा, 2/60 आएगा। हाँ हाँ, इस प्रकार आरएस की वैल्यू देखा जाए तो क्या आएगा, कहोगे आरएस भुजा की वैल्यू देखा जाए, आरएस की लंबाई देखा जाए, आरएस की लंबाई देखा जाए तो आएगा 30। आरएस भुजा की लंबाई देखा जाए तो आएगा 30 सेंटीमीटर, तो आएगा 30 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है, और हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बताइए यहाँ तक कोई परेशानी हो तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ठीक है।